बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज जानते हैं मैं किस समय वीडियो बना रहा हूँ? इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना तूफान है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बनाने में अपने तूफान को बुलंद किए हुए हैं, अपने हौसले को बुलंद किए हुए हैं। इसी तरह आप लोग अपनी पढ़ाई को भी बुलंद रखिएगा। कोई भी आंधी है या तूफान आए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, कहीं पर रुकिए नहीं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेकर के आया हूँ। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी भौतिक परिघटनाएं होती हैं, जितनी भी फिजिकल इवेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। जितनी भौतिक परिघटनाएं होती हैं वो अलग अलग बलों के द्वारा कंट्रोल होती हैं। उनमें से कुछ भौतिक राशियां हमारे पास ऐसी होती हैं जो टाइम के चलते चलते चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो समय के चलते चलते नहीं बदलती हैं, मतलब समय के साथ साथ वो चेंज नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव नहीं करती। ठीक है, तो आज हम वो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरे पास होगा इसमें से भौतिक राशि का आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम मतलब कहने का कि इसमें आवेश संरक्षित रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, आज हम ये बताने वाले हैं कि आवेश किस प्रकार से संरक्षित रहता है। आवेश ना ही नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज है, ये न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा समझाएंगे। आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो क्या है? न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित की जाती है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सबसे पहले हम आवेश को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं ये हमें देखना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गौर से देखिए इसको। पहले हम आपको बता दें कि कोई वस्तु आवेशित कैसे की जाती है। जैसे ये वस्तु आपके सामने रखी है, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अगर इनको आपस में रफ कर दिया जाए, आपस में रगड़ दिया जाए, तो आप जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। उसमें से धनावेशित नाभिक होते हैं और ऋणावेशित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास नाभिक तो क्या होता है? फिक्स होता है अपनी जगह। किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी एटम में हमारे पास जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो फिक्स्ड होता है, अपनी जगह में स्थिर होता है। और हमारे पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लस और माइनसों की संख्या क्या है? बराबर है। लेकिन अगर माइनस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, धनावेश होते हैं, जिनको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप लगाकर यहाँ चले जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहाँ चले जाए, तो यहाँ पर भी पहले प्लसों की संख्या और माइनसों की संख्या बराबर थी, इस प्रकार से यहाँ थी। अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ गया। 6 प्लस के थे, 6 माइनस के थे, अब कितने हो गए? अब हमारे पास हो गए 4 माइनस के, सॉरी 3 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं। अब हमारे पास हो गए 4 माइनस के और 3 प्लस के। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उसकी जगह को कौन आ जाता है? धनावेश। तो यहाँ पर धनों की संख्या बढ़ रही है। तो जहाँ जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है।
जैसे तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा HCl, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आप लोग, वैद्युत अपघटन करते हैं, तो इसमें लिखा जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, बहुत ज्यादा होती है। वो ना क्या करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच लेता है, अपनी तरफ ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इसको ऋणावेशित कर देता है और इसको धनावेशित कर देता है। इस तरीके से आयन पैदा हो जाते हैं। यह है तरीका। इसी प्रकार जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वस्तु धनावेशित और ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। बात क्लियर? जब दो वस्तुओं को आपस में रफ किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वस्तु धनावेशित, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो बच्चों, अगर हम इन वस्तुओं को देखें तो इन वस्तुओं को जिस समय हमने रगड़ा नहीं था उस समय पर प्लस और माइनसों की संख्या क्या थी? बराबर थी। अर्थात ये वस्तु उदासीन है, अर्थात इसमें प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल आवेश कितना हो गया इनमें? नेट चार्ज मेरे पास कितना हो गया? क्यू को हम चार्ज से डिनोट आवेश को हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। नेट का मतलब टोटल कितना है? 0। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है बच्चों? 0। अब हमने क्या किया? रफ किया, दोनों को रगड़ दिया। जब रगड़ दिया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चले गए। इसका मतलब इसमें प्लस बढ़ गए, इसमें माइनस बढ़ गए। तो जितने प्लस इसमें बढ़े उतने ही माइनस इसमें बढ़े। तो अब भी अगर हम इसमें प्लस मान लीजिए, तुम्हारे पास 4 हो गए और माइनस कितने बचे? 2 बचे। तो ये प्लस बढ़ गया, ये माइनस बढ़ गया। तो आवेश की मात्रा अब भी हमारे पास क्या है? रगड़ने के बाद भी केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर है। अगर हम प्लस और माइनसों की संख्या जोड़ दें तो इसके सारे प्लस इसके माइनस से कट जाएंगे। तो रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज हमारे पास नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आवेश क्या रहा? संरक्षित रहा। हमारे आवेश में कोई चेंजमेंट समय के साथ साथ नहीं हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ, आवेश जिस समय हमने वस्तुओं को रगड़ा नहीं था उस समय टोटल आवेश 0 था। जब वस्तुओं को रगड़ दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां उतने प्लस बढ़ गया, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो उतने माइनस बढ़ गया। अगर ये प्लस माइनस को बाद में जोड़ा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? चार्ज 0। तो रगड़ने के पहले भी टोटल चार्ज 0 था, रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज 0 हुआ। इस प्रकार ना आवेश को पैदा कर सके आप, ना आवेश को आप नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का क्या है? नियम। ओके, इतनी बात हमारी क्लियर हो जाती है। आवेश संरक्षण के नियम को हम लोग पढ़ लिए हैं कि आवेश किस प्रकार से संरक्षित रहता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। बच्चों देखो, बल अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि संरक्षी बल भी होते हैं। संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जो माध्यम पर डिपेंड नहीं करते, अर्थात माध्यम के रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने बताया था विद्युत बल भी संरक्षी बल है, ये माध्यम के रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण भी संरक्षी बल है, तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। ये संरक्षी बल है क्योंकि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करते या रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। जैसे किसी वस्तु को नीचे की तरफ, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींच रही है, पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींच रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। ये रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रही, बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये संरक्षी बल है। तो अगर संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों के हम आधार पर उसके अंडर में रह करके ऊर्जा को कैलकुलेट करें तो ऊर्जा हमारी क्या रहती है? संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा हमारी नहीं बदलती है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अगर किसी वस्तु को ऊपर से गिरा दिया जाए तो जिस समय वस्तु को मैंने ऊपर रखा था तो यहाँ टोटल एनर्जी निकालूंगा तो वो टोटल एनर्जी आपकी नियत निकलेगी। फिर मैं यहाँ थोड़ी दूर नीचे गिरा करके निकालूंगा तब भी टोटल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। फिर जमीन पर गिरा दूंगा तो भी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। आप 9th में इसका डेरिवेशन किए होंगे। कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। उसकी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं के सम के बराबर होती है। कौन? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या बोलते हैं? कुल ऊर्जा बोलते हैं।
मैकेनिकल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो इसको अगर हम नीचे से किसी वस्तु को अगर हम मुक्त रूप से ऊपर से गिरा दें तो टोटल ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर संरक्षी बल के अधीन कोई वस्तु गिर रही होगी तो उसमें टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है, अर्थात ऊर्जा हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये हमारा